हाय गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, क्या लेके आए हैं कुछ सोच सकते हैं आप। आज आपके लिए लेके आए हैं हम किस तरीके से आप सीबीएसई इकोनॉमिक्स पेपर की प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाए। 100% मार्क्स स्कोर करना इकोनॉमिक्स में डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टास्क है और आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आप नॉर्मली सोच नहीं पाते हैं, या वो पॉइंट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप अक्सर कर गलतियां करते हैं। अगर उन गलतियों को आप अवॉइड करेंगे, अगर वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप 100% मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और काफी अच्छे मार्क्स दिलवाता है। तो क्या करना है हमको, कैसे करना है, और हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के दिए गए कौन कौन से इनपुट्स अवेलेबल है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस पूरे 1 घंटे आप मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ भूल जाइए, बस मैं हूं और आप हो, और आप इन कुछ पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा या ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 80 मार्क्स का सिलेबस है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट कौन कौन से आपके, एक पार्ट है मैक्रो और दूसरा पार्ट है इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी ऐसे करके 2 पार्ट में आपका सीबीएसई का 12th का सिलेबस डिवाइडेड है। तो 12th का सिलेबस जो है, अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो 40 मार्क्स का पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और रिमेनिंग 40 मार्क्स से वो इंडियन इकोनॉमी को कवर करता है। और इनमें अगर मेजोरिटी केस में अगर अपन देखें, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें थोड़ा, तो ये जो है 12 मार्क्स का मैटर दिख रहा है आपको। 12 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। 12 मार्क्स कवर करता है मैक्सिमम मार्क्स, जिसमें आपको बहुत सारे ग्राफ से रिलेटेड बातें डिस्कस करनी होती है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एपीसी है, एपीएस है, एमपीसी, एमपीएस, सेविंग, कंजम्पशन, ये सब बातें अपन डिस्कस करते हैं और कई सारे कर्व आपको ग्राफिकल तरीके से समझाना होता है इसको। इसके अलावा इसके लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चन से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से हायर है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से लोअर है, तो क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में सारा डिस्कशन होता है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल्स भी कवर होते हैं और साथ में थियोरेटिकल भी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो 12 मार्क्स का पार्ट कवर हो जाता है, 12 मार्क्स। और आपको कौन से क्वेश्चंस करने, बेसिकली आपको जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस उसको अच्छे से करना है। इसका मतलब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है वो आपको अच्छे से करने हैं। उन्हीं में से मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है, बहुत बड़ा आंसर लिखने की कोशिश नहीं करना है। तो अगर कोई भी आपको ये बात समझाए कि बड़ा आंसर लिखना है तो बड़ा आंसर को अवॉइड करना है, बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर की एक लिमिट होगी, उस लिमिट में अपने को काम करना है। अपन बात करेंगे कि कितने 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4, 6 जो भी है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, लेकिन लॉजिकल और कॉम्पैक्ट और स्पेसिफिक आंसर आपको चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय कि आपको बहुत बड़ा आंसर, ऐसे टाइप आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें दूसरे न्यूमेरिकल चैप्टर की, अगर बात करें जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है नेशनल इनकम से रिलेटेड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड। 12 और 10, 22 मार्क्स इन 2 में कवर हो जाते हैं। 12 और 10, 22 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें कई सारे एग्रीगेट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, एक से दूसरे में कन्वर्जन है, दूसरे से पहले में कन्वर्जन है, उसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसके अलावा 3 जो नेशनल इनकम की जो मेथड्स होती है, उन मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। लेकिन बहुत बड़ा आंसर करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल्स इनमें बन जाएंगे। इसके अलावा थियोरेटिकल, जीडीपी डिफ्लेटर, वेलफेयर एंड नेशनल इनकम, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट इसमें कवर होते हैं, नेशनल इनकम वाला। इसका मतलब ये 2 जो है 12 + 10, अभी अपन पूरा सैंपल पेपर भी डिस्कस करेंगे जो 2023-24 में सीबीएसई ने रिलीज किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा सीबीएसई ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, कुछ केस स्टडी भी दिए हैं, उसके बारे में भी मैं बात बताऊंगा कि इन सब इनपुट्स को अपन को अच्छे से करना है और रिवाइज करते जाना है।
तो 22 मार्क्स का पोर्शन जो है ना, ये 2 चैप्टर कवर करते हैं, याद रखिएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों तो ये 22 मार्क्स का पार्ट तो इसी में कवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है, जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आ गया, साथ में फॉरेन करेंसी वाला जो मैटर है, फॉरेन एक्सचेंज वाला है, फ्लोटिंग फिक्स एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी इसमें कवर होते हैं। तो इसमें भी अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन करेंसी वाला पार्ट इसमें कवर होता है, जो 6 मार्क कवर करता है आपके। कितना? 6 मार्क्स कवर करता है। तो ये मेन चैप्टर्स यही हैं। इसके अलावा दूसरे जो छोटे चैप्टर्स हैं, जिसमें मनी एंड बैंकिंग छोटा चैप्टर होता है, तो बैंकिंग में आरबीआई के बारे में पूरी बात होती है, तो उसका चैप्टर है, और मनी वाला एक छोटा चैप्टर है। तो मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स कवर होता है, और इधर से गवर्नमेंट बजट इन इंडियन इकोनॉमी 6 मार्क्स का कवर होता है। तो ओवरऑल अगर देखें, मैक्रो का पार्ट देखें 40 मार्क्स में, तो मेजर जो पार्ट है 50% पार्ट है, वो 2 चैप्टर ले जाते हैं। कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये आपका 50% पोर्शन कवर हो जाता है। 40 में से 22 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से कवर होते हैं, तो आपका 50% पोर्शन इसमें से कवर होता है। और छोटे चैप्टर में बजट हो गया, इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग हो गया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बात करें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से 40 मार्क्स में से आपका जो 20 मार्क्स का पोर्शन है, वो सीधा जो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में कवर हो रहा है। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी में कवर हो रहा है 20 मार्क्स का। इसका मतलब आपका 50% पोर्शन उसमें कवर हो रहा है। तो अगर आपने 50% पोर्शन कवर कर लिया इंडियन इकोनॉमी का, तो बस, तो आपकी तो नैया पार हो गई। कौन रोक सकता है आपको 100% मार्क्स लाने से? कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, बस आप ही अपने आप को रोक रहे हैं तो बात अलग है, और आप अगर अपने आप को नहीं रोक रहे हैं तो फिर तो कोई रोकेगा नहीं आपको। कैसे रोक सकता है? ये सिलेबस आपके सामने, सीबीएसई के द्वारा रिलीज किए गए सारे इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल है, सारे इनपुट्स हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम एक एक करके इन सब बातों का जिक्र करने वाले हैं। तो जब सब कुछ हमारे सामने है, हमारे सामने बुक्स अवेलेबल है, क्वेश्चंस अवेलेबल है, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो 100 मार्क्स क्यों नहीं आ पाएंगे आपके? कोई रीजन नहीं कि आप 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो मुझे तो पूरी आपसे अपेक्षा है, अपेक्षा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली आप जो है ना 100 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इसमें, और एक इतिहास रच देंगे कि देखो 100 मार्क्स लाना कितना ईजी वर्क होता है। और सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का एफर्ट, इन सब से मिलके जो है, और भगवान का आशीर्वाद, इन सब से मिलके आप 100 मार्क्स का जो डेस्टिनेशन है, 100 मार्क्स का जो आपका टारगेट है, 100 मार्क्स का जो आपका लक्ष्य है, वो आप पक्के से हासिल कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो 20 मार्क्स वाला जो पार्ट है, वो करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट कवर हो रहा है। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें रूरल डेवलपमेंट के बारे में, HCF के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ये 3 चीजें इसमें बेसिकली कवर हो रही है। HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, तो ये चीजें इसमें कवर हो रही। करंट चैलेंजेस फेसिंग 20 मार्क्स का पोर्शन कवर हो रहा है, और 2 जो है, एक है 12 मार्क्स का, जो आप 10th में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा आपको। इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1947, भारत की आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, बिफोर ब्रिंगिंग रिफॉर्म, 1991 में आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो उसके पहले का जो पीरियड है, इंडिपेंडेंस के बाद से उस टाइम तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में इंडियन इकोनॉमी का क्या पोजीशन रहा है, उसके बारे में। तो बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, और सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करते जाना है, जो मैं बताऊंगा कहां से आपको लेने हैं, और वो क्वेश्चंस पेपर आपको 100% सोल्व करना ही करना है, उसको आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। 8 मार्क का पार्ट कवर हो रहा है, ये लास्ट में मैंने लिया क्योंकि सबसे कम मार्क्स है, 40 में से 8 ही मार्क्स है। तो ये जो है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बारे में पूरा चैप्टर है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप, तीनों जो है ना, ऐसा मान सकते हैं कि एक ही फैमिली की 3 संतानें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और कोई बड़ी बेटी है तो कोई छोटी है, या ऐसा समझ लो एक ही एज की है, लेकिन कोई कहाँ निकल गया, कोई कहाँ निकल गया, इंडिया कहाँ चला गया और पाकिस्तान कहाँ चला गया, इंडिया तो कहाँ चला गया और पाकिस्तान कहाँ चला गया। अब आप देख लो, हमको कंपैरिजन करना है, सब एंगल से कंपैरिजन करना है, पॉपुलेशन के एंगल से कंपैरिजन करना है, इनके ग्रोथ रेट से एंगल से कंपैरिजन करना है,
ह्यूमन जो फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके हिसाब से कंपैरिजन करना है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके हम इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी अपने को समझनी होती है। तो ये पार्ट आपका सिलेबस का है, मतलब आप पूरे 80 में से किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, कहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, इसके बारे में मैंने बात की। न्यूमेरिकल चैप्टर्स के बारे में बात करूँ, जिसके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो नेशनल इनकम के हो सकते हैं, और जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज, मार्जिनल, ये सारे, सेविंग, एडी, एस, ग्रेटर, लेस, ये इसके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। बजट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। बजट में भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अलग अलग तरह की डेफिसिट के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स अपने को समझना होते हैं। तो ये तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, बाकी पार्ट थियोरेटिकल वाला है। तो इस तरीके से असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सब वेराइटीज के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं कि कोई अगर मान लो जिसकी राइटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी बाकी इतने सारे क्वेश्चन दिए थे कि पास तो हो जाता है। लेकिन हमको पास होने के लिए काम नहीं करना है, हमको जो है एक लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करना है, गोल अचीव करने के लिए काम करना है। इसी के लिए आप बधे हो और उसी के लिए आपको करना है। तो अगर कोई 50%, 60%, 70-80% लाता है तो उसमें क्या है, आपको लेके आना है 90 प्लस। 90 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए, 95 प्लस के ऊपर का टारगेट आपका होना चाहिए, तभी तो कुछ मजा आने वाला है। मजा तो तभी आता ना जब आपका टारगेट 90 प्लस, 95 प्लस हो। तो टारगेट लेके काम करो डेफिनेटली। अगर आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए अब आपको मैं बताता हूं, सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किए। सीबीएसई की अगर साइट पे हम जाते हैं तो हमको 2023-24 का सैंपल पेपर मिल जाता है, और 2023-24 के नीचे 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, ऐसे करके 6-7-8 पेपर्स अपने को अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको उन चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है प्रैक्टिस। आपको उन चैप्टर्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन सीबीएसई सैंपल पेपर की बात करते हैं कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है ना, उस सैंपल पेपर में क्या है मैं ओवरव्यू देने वाला हूं। डिटेल सैंपल पेपर जो है वो आगे की जो क्लास होगी, आगे के जो लेक्चर्स होंगे, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया, उसका बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं हम, ओवरव्यू हम लेने वाले हैं कि देखो कितनी वेराइटीज के क्वेश्चन से कौन कौन से चैप्टर्स में से लिए गए और कैसे भी लिए गए। मार्किंग पैटर्न हमने देखा। देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर अपन लेते हैं, यह है सीबीएसई का सैंपल पेपर। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है, बिल्कुल 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, और 2 पार्ट में, पार्ट है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करता है, और सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर करता है। 50-50 मार्क्स का, 40-40 मार्क्स का प्रोपोर्शन होता है, 50-50%। 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल एग्जाम के लिए रिजर्व होते हैं, जो आपके स्कूल से आपको देता है। और अच्छा आप परफॉर्म करते हैं तो आपको तो पूरे मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, सभी स्कूल्स देते हैं। हर स्कूल चाहता है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तो कभी भी मार्क्स काटे नहीं जाते स्कूल की तरफ से, और आपका हक है वो मार्क्स लेने का, तो आपको वो मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं अपन, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में बात करूं तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस की बात करें तो 21 मार्क के क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस दिए हैं। आप समझ लीजिए 80 मार्क्स में 20 तो 1 मार्क के ही क्वेश्चंस हो गए। इसका मतलब एमसीक्यू हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो गए? 20 क्वेश्चन। उसमें से 10 तो आएंगे इंडियन इकोनॉमी में और 10 आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो 10 मार्क्स के एमसीक्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे और 10 मार्क्स के एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमी में कवर हो जाएंगे। ये एमसीक्यूज आपको दिख रहा है, ये एमसीक्यूज असिस्टेंट रीजन के तरीके से हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको एक ऑप्शन टिक लगाना है। एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको 10 क्वेश्चंस मैक्रो में से करना है और 10 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से करना है। इसका मतलब ये हुआ 20 मार्क्स तो आपके इस तरीके से कवर होते हैं। दूसरा जो पार्ट है अपन 20 मार्क्स की बात करते हैं, तो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से कैसे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 10 तो है, 10 और 10 किस में से आएगा? मैक्रो में से। 10 है मैक्रो और 10 है इंडियन इकोनॉमी। 10 मैक्रो और 10 इंडियन इकोनॉमी में से कवर हो रहे हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं, तो देखो फोर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर लिखने वाले क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के, 4 है। 60 से 80 वर्ड्स में टाइम की लिमिट में आपको लिखना है, 60 से 80 वर्ड, मतलब 6, 7, 8 लाइन।
तो 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हुए, उसमें भी आधा आधा पार्ट है, 50-50% है। 2 मार्क्स जो है वो इंडियन इकोनॉमी में से कवर होंगे और 2 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में से कवर होंगे। 3-3 मार्क्स के शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो है वापस से 6 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट टाइप के, लेकिन ये 4-4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। अगेन इक्वालिटी, इक्वल, बिल्कुल इक्वल वेटेज। 6 में से 3 क्वेश्चन जो है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड रहेंगे और 3 क्वेश्चन मैक्रो पोर्शन से रिलेटेड रहेंगे। मैक्रो पोर्शन मतलब पार्ट ए और इंडियन इकोनॉमी मतलब पार्ट बी। तो ये इस तरीके से होने वाला है। तो मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो पास्ट रिजल्ट आपका क्या रहा है, 10th में कितने % आपने स्कोर किए, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपका समय आ गया है और बस आप मन में ठान लीजिए कि अब मेरे दिन भी आएंगे। तो आपके दिन भी आने वाले हैं, तो आप लग जाइए और जुट जाइए, कोशिश करते जाइए, बिल्कुल सफल होने वाले हैं। कोशिश करने वालों को सफलता मिलती ही है। आगे बढ़ते हैं अपन। 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 6 मार्क्स के। 4 है, इसका मतलब 2 तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंड 2 विल बी कवर्ड इन इंडियन इकोनॉमी। 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स में और 2 इंडियन इकोनॉमी में कवर हो रहे हैं। तो फिर से कितने हो गए? 4, 2 और 2। और ये जो है इसकी वर्ड लिमिट है 100 to 150 मार्क्स। 100 to 150 मार्क्स मतलब लगभग 10 to 15 लाइंस। तो ये पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न अगर देखें हम कि सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया 2023-24 का, ये सैंपल पेपर आपको अच्छे से सोल्व करना है, जिसका मैं एक अलग से वीडियो रिलीज करने वाला हूं जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, आप जरूर देखिएगा, आपके लिए ही है ये। और समझ लीजिए कि आप जो है 100% मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये आप ही के मार्क्स हैं, सीबीएसई मार्क्स आपके ऊपर बरसा रही है, बरसाना चाहती है, बस आप समेट लो उसको, अपने आंचल में उसको समेट लो, बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मैंने सैंपल पेपर के बारे में बात की कि ये सैंपल पेपर है और इसको अपने को डिस्कस करना होता है। देखिए ये भी, ये क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया। अब एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया, इसमें बना के दे दिया उन्होंने, इसमें पॉइंट, ये चौथा वाला पॉइंट आपको बताना, इन 4 में से एक आंसर, ये इस तरीके से है। ओके, तो ये पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला। तो इस सैंपल पेपर को अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन लिखना है और क्या एक्सप्लेनेशन होगा, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो सब मैं आपको करवाने वाला हूं। दूसरा जो इनपुट सीबीएसई ने रिलीज किया ना, दूसरा जो इनपुट सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके बारे में भी हम ध्यान लगा लें। सीबीएसई ने रिलीज किया है, देखो सीबीएसई ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलीज किए। अच्छा, सैंपल पेपर के बारे में बताया, 23-24 का अवेलेबल है, उसके पहले का अवेलेबल है, उसके पहले का अवेलेबल है, ऐसे करके 6-7 आपको सैंपल पेपर अवेलेबल है। तो सैंपल पेपर ले लेंगे अपन। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट सीबीएसई ने रिलीज की है। सीबीएसई ने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट रिलीज की है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट जो रिलीज हुई है ना, वो केस स्टडी की है। क्या इसमें केस स्टडी दे रखी है, और ये जो केस स्टडी है ना, ये सभी चैप्टर से ले रखी है। 4 केस स्टडी सीबीएसई ने दी है। जैसे केस स्टडी दी है, तो ये एमएसएमई की केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 1। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की केस स्टडी है, एमएसएमई से रिलेटेड केस स्टडी है, तो वो अपने को डिस्कस करना है। रिफॉर्म से रिलेटेड बात इसमें हो रही है, तो ये सब बात। दूसरी जो केस स्टडी है ना, आप इसके क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन दिए, आंसर ऑप्शंस में है, 4 में से एक आपको टिक करना रहेगा। दूसरी जो केस स्टडी है वो अपन बात करते हैं, ये सेकंड केस स्टडी। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो रिफॉर्म हुआ ना, 1950 से लगा के 1991। एक तो था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, भारत की आज़ादी के पहले की बात करते हैं। फिर बात करते हैं अपन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब 1950 से 1991 के पीरियड की बात करते हैं। ये वो समय था जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। जब ये वो समय था जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। ओके, तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1991 तक क्या स्थिति रही उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं।
1991 तक क्या स्थिति रही इंडिया की, क्योंकि उस समय भी हम जो है ना बड़ा डर डर के काम करते रहे, क्योंकि आपको पता होगा दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। इसका मतलब जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे दिल में इतना डर बैठ चुका था कि हम जो है ना बहुत डर डर के काम करते थे। इसका मतलब हमारी जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसी बहुत रिस्ट्रिक्टेड मैनर में काम करती थी। हम ओपन पॉलिसी पे बिलीव नहीं करते थे क्योंकि हमको डर था कि कहीं हम वापस से गुलाम न हो जाएं। लेकिन 1991 में जो साहसिक कदम उठाया गया, एक बोल्ड डिसीजन लिया गया, वो लिया गया हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से। 1991 में रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ। और यहाँ तक का जो पीरियड है, इस पीरियड से रिलेटेड केस स्टडी है जिसमें सारी बातें दे रखी है जिसको अपने को डिस्कस करना है। उसके बाद थर्ड अपन बात करें केस स्टडी की, तो ये देखिए थर्ड केस स्टडी में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इको फ्रेंडली, ग्रीन, तो ग्रीन और इको फ्रेंडली के बारे में बात आती है, तो ये थर्ड वाला केस स्टडी है। और फोर्थ वाला जो केस स्टडी दिया हुआ है, इस फोर्थ केस स्टडी को अगर देखोगे तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट है। तो ये 4 केस स्टडी दे रखी है। एक 5वीं केस स्टडी के बारे में अपन बात करें तो ये बजट से रिलेटेड केस स्टडी है और थोड़ा सा इसमें डिफ्लेटर, कौन सा डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, नेशनल इनकम चैप्टर से रिलेटेड जीडीपी डिफ्लेटर, उससे रिलेटेड केस स्टडी है। कुछ कैलकुलेशन है, कुछ डेटा है, उनको यूज़ करना है। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, उससे रिलेटेड केस स्टडी है। तो ये 5 केस स्टडी सीबीएसई ने रिलीज़ की है जिसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये सीबीएसई का दूसरा इनपुट था, केस स्टडी प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से आपको सीबीएसई के एकेडमिक पार्ट में ये साइट पे ये मिल जाएगा। तो ये आपको पूरा रेफर करके जाना है जिसको अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें, तीसरा जो इनपुट आपको सीबीएसई की तरफ से मिलेगा वो है एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इसका मतलब ये जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, एडिशनल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हैं, ये है पूरा का पूरा। और ये जो बना के दिए हैं ये 80 मार्क्स के लिए, 3 घंटे के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। टाइम लिमिट का भी ख्याल रखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप इसको सोल्व कर पाते या नहीं कर पाते, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सीबीएसई का जो ये अपन बात करें, ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर शीट थी वो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई के हैं। देखो, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज किए हैं। 80 मार्क्स, टाइम अलाउड इज 3 आवर्स, और वही है कंटेंस 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, एंड मैक्सिमम लिमिट विल बी 60 to 80। मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 60 से 80 की। उसके बाद 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिसके 3 मार्क्स के और 80 to 100 मार्क्स की। उसके बाद 60 to 80 की है और 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, वो ही गए। उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 मैक्रो के हैं और 3 इंडियन इकोनॉमी के हैं, 80 to 100 मार्क्स की लिमिट के हैं। उसके बाद 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन हैं जो 6 मार्क्स के रहेंगे, 100 to 150 की लिमिट है, जिसमें 3-3 में डिवाइडेड है। 3 मार्क्स मैक्रो के और 3 क्वेश्चन मैक्रो के और 3 है इंडियन इकोनॉमी के। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को अवेलेबल हैं। ये भी सीबीएसई ने रिलीज़ किए जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इनपुट्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगला जो इनपुट आपको सीबीएस यूज़ करना है वो है पास्ट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 100% रेफर करने हैं, और पिछले 5 से 6 एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको रेफर करने हैं, जिसके बारे में अपन अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो इनपुट की बात हुई। इसके अलावा आपकी जो बुक्स है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको आपको करते जाना है। आपके पास जो नोट्स बने हुए हैं, आपने जो पूरे ईयरली बेसिस पे आपकी प्लानिंग करके जो भी कुछ आपने अपने रिकॉर्ड में लिया है उसको आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। कोई भी टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हो आप, संदीप गर्ग बुक और भी कोई बुक है वो रेफ़र कर सकते हो, और उसको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो ये तो अपन ने जनरल बातें डिस्कस की। तो गलतियाँ कहाँ होती है, अब अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर में गलतियाँ अपनी होती कहाँ हैं, बच्चों से गलतियाँ होती कहाँ हैं। देखो, बच्चों से गलतियाँ ये होती है कि वो जो क्वेश्चन होता है ना, कई बार जो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उन क्वेश्चंस को गलत समझ लेते हैं, उनका मीनिंग सही से समझ नहीं पाते। तो आपको उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना है,
और अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के लिए उसका जो मेन टॉपिक है ना, उसका रेफरेंस देके उसका आंसर लिखना है। सिर्फ आपको उसको पॉजिटिव या नेगेटिव टोन ऑफ कमेंट रख के आंसर देना नहीं है, उसको पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक्ड करना है। उसको लिंक करने के बाद ही उसका आंसर लिखना है, जिससे कि आपका एक प्रेजेंटेशन है ना वो प्रॉपर हो जाए। क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल अगर आप में डेवलप नहीं हुई, आप प्रॉपर से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड आंसर है, उस स्टैंडर्ड आंसर से आपको आंसर को कंपेयर करना है और आपको हैबिट डेवलप करनी है। जो भी स्कूल्स में प्री बोर्ड के एग्जाम्स होती हैं उनको ज़रूर आपको अपीयर होना है, और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ तो उसी पेपर को फिर से सोल्व करना है 2 बार 3 बार 4 बार। तो पेपर लिखने की आपको हैबिट डेवलप करना ही करना है। बहुत सारे सैम्पल पेपर लिखने की हैबिट डेवलप करो, और खासकर जो CBSE ने सैम्पल पेपर दिए हैं उनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आ जाए। पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में अभी भी पहले भी बोल चुका हूँ, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। और उनके जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं जो CBSE ने रिलीज़ किए हैं, उनसे अपना जो आंसर है उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करके उसका जो डिफेक्ट है, उसमें जो कमियाँ हैं, उस कमियों को आपको नोटिस करना है, उसको अकॉर्डिंगली क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत बातें अपना डिस्कस की, और भी आगे के वीडियो में अपन इस तरीके की चर्चा, इस तरीके की डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप मेरा जो YouTube चैनल है टारगेट जोन के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कमेंट हो तो बिल्कुल आप बताइए मुझे। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके लिए इससे भी अच्छे से अच्छा कुछ दे पाएँ। थैंक यू सो मच।